जो यील्ड पॉइंट की बात कर रहे थे हम, इसमें था कि बी पॉइंट को यील्ड पॉइंट कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर स्ट्रेस हटा दिया जाए तो बॉडी वापस से अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर लेगी। ये जो ओ है, यहाँ पर ये वही था कि ओ से लेकर ए तक तो स्ट्रेन आपका स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और साथ साथ ये था कि अगर ओ से लेकर ए के बीच में कभी भी हम स्ट्रेस को जीरो कर दें तो बॉडी वापस अपनी पोजीशन ओ पे आ जाएगी, मतलब स्ट्रेन जीरो हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, बॉडी में थोड़ा और स्ट्रेन दिया, यानी कि ए से बी चली गई, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि बॉडी में स्ट्रेन जब स्ट्रेस हटा दिया जाए तो अब प्रोपोर्शनल नहीं है, स्ट्रेन आपका स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्रेस को जीरो कर दिया जाए तो आपका बॉडी इनिशियल शेप में आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है बॉडी विल रिगेन इट्स शेप, ओरिजिनल शेप इफ स्ट्रेस इज इक्वल टू जीरो। अगर स्ट्रेस को जीरो कर दिया जाए तो आपका शेप गेन कर लेगी वो ओरिजिनल शेप। इस सिचुएशन में क्या होता है, ए से बी में ऐसा होता है कि यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है ना, ये दूसरे फैक्टर से चेंज करें। अब अगर आगे की बात करें, सी की बात करें, तो सी कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट बी और डी के बीच का है। तो इसमें क्या होता है कि अगर अब सी पे आ गए, सी में स्ट्रेस को अगर जीरो भी कर दें तो अब स्ट्रेन जीरो नहीं होगा, अब बॉडी ओरिजिनल शेप पे नहीं आएगी। अगर हम स्ट्रेस को इतना बढ़ा दिए कि स्ट्रेन आपका यहाँ तक आ गया, मतलब सी तक आ गया, यानी कि इतना आ गया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अब हम स्ट्रेस को जीरो भी कर दें तो बॉडी ये वाले पाथ में जाएगी और कुछ स्ट्रेन की इतनी वैल्यू रह जाएगी। ओके, तो ये था सी का मतलब। तो लिखा है यहाँ पर कि बॉडी विल नॉट गेट ओरिजिनल शेप। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर सी में जो है, तो वहां मटेरियल को बोला जाता है परमानेंट सेट। क्या बोला जाता है? परमानेंट सेट। और यहाँ पर हम बोलते हैं कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया। आगे बात करें अगर, अब पॉइंट डी पे आ जाते हैं। अब स्ट्रेस को हमने थोड़ा और बढ़ा दिया, जैसे कि पहले वो इतना था, अब हमने बढ़ा के इतना कर दिया, यहाँ कर दिया कि वो आपका डी पे आ रहा है। इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में ऐसा होगा कि डी पॉइंट को बोला जाता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसमें क्या होता है कि अब इसके आगे आप स्ट्रेस अगर घटाएंगे भी ना तो आपका स्ट्रेन बढ़ेगा। स्ट्रेस आपने स्ट्रेस की वैल्यू थोड़ी कम भी कर दी तो आपका स्ट्रेन बढ़ेगा उसमें, है ना। तो डी को बोला जाता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। और ई ई जो पॉइंट है आपका, वो है फ्रैक्चर पॉइंट। यहाँ पर क्या होगा, बॉडी ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। ओके, तो एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखने की, डी और ई अगर आपके पास पास हुए तो उस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है ब्रिटल, और डी और ई अगर आपके दूर हुए तो उस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है डक्टाइल। ओके, अब बात करते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की। ये क्या होता है, हमने देखा था स्ट्रेस इज इक्वल टू के इनटू स्ट्रेन। तो के क्या था यहाँ पर, वही था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो के की वैल्यू अगर हम यहाँ से लिखें तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, है ना। अब एक चीज हमने देखी है, स्ट्रेस की क्या कुछ स्ट्रेस की डायमेंशन थी, क्या थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन की क्या थी, स्ट्रेन की कुछ डायमेंशन नहीं थी, है ना। जैसे वो डेल्टा एल बाय एल होता है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है, तो स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती। इसका मतलब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के, इसकी क्या डायमेंशन होगी, इसकी क्या यूनिट होगी, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ओके, अब जो आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो तीन तरह का होता है। फर्स्ट इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पर क्या होता है, y इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। मतलब कि वही है कि लेंथ में जब चेंज आ रहा हो, यहाँ पर हम स्ट्रेस कौन सा बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं, या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। और स्ट्रेन कौन सा बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो आपका फॉर्मूला हो जाता है टेंसाइल स्ट्रेस का, आपको पता है क्या होता है, एफ बाय ए, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का डेल्टा एल बाय एल। तो यहाँ से आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाता है। ओके, जो चीज इंपॉर्टेंट है लिखने वाली वो ये है कि इसकी यूनिट क्या होती है, सेम एज स्ट्रेस। जो स्ट्रेस की यूनिट होती है वही आपकी इसकी यूनिट होती है, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, आगे बात करते हैं शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हम जो हमने अब तक देखा, स्ट्रेस, स्ट्रेन या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देख रहे हम सारे ही तीन तरह के होते हैं। पहला लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन, या फिर इस सिचुएशन में यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेकंड सिचुएशन में हमने देखा था शेयर स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेन स्ट्रेस।
टेंजेंशियल को ही शेयर बोल सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हर चीज तीन तरह की और सबके कॉरस्पॉन्डिंग में आपके लिए एक ये है, जैसे शेयर हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पर जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा, जी से डिनोट करते हैं उसको, तो किसके इक्वल होगा, एफ बाय ए। एफ बाय ए, एफ बाय ए आपका क्या है, स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस। और यहाँ पर स्ट्रेन कितना होगा, शेयर स्ट्रेन कितना होगा, तो डेल्टा एक्स बाय एल। तो वही हमने लिखा है, इसको सॉल्व करके ये मिल गया। ओके। और लास्ट जो है आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि हाइड्रोलिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। तो सेम है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस एफ बाय ए और अपॉन डेल्टा बी बाय बी। अच्छा, नेगेटिव साइन क्यों लगाया यहाँ पर, नेगेटिव साइन इसलिए लगाया कि आपका अगर ये ऐसे होता और बाहर से इसमें प्रेशर पड़ता, ऐसे प्रेशर पड़ता, तो इसका वॉल्यूम घटता, का वॉल्यूम ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। तो डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा वी क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल कौन सा है, येलो वाला, और इनिशियल कौन सा है, रेड वाला। कौन सा बड़ा है, रेड वाला बड़ा है, यानी कि ये आपका, ये वाली क्वांटिटी आपकी नेगेटिव आती। तो वो नेगेटिव ना है, बल्क मॉडुलस नेगेटिव ना है, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाते हैं, है ना, क्योंकि ये तो नेगेटिव होने वाला है, ये तो नेगेटिव होने ही वाला है। तो ये वाला नेगेटिव इस वाले नेगेटिव के साथ मिलके पॉजिटिव कर दे, इसलिए हमको लगाना पड़ता है। क्लियर है। तो यही था इसमें बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में। तो आगे देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें क्या है, के से डिनोट किया जाता है, ये इक्वल होता है 1 बाय बी के। बी क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बी इक्वल टू माइनस पी बाय डेल्टा बी। अच्छा, एफ बाय ए, इसको प्रेशर भी बोल सकते हैं ना। और सॉलिड की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, उससे कम होती है लिक्विड की, और सबसे कम होती है गैस की। किसकी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। एमसीक्यू में आ सकता है आपके। इसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले कंप्रेसिबिलिटी, वही 1 बाय बी इक्वल टू माइनस 1 बाय पी डेल्टा बी बाय वी। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है पॉइजंस रेशियो। पॉइजंस रेशियो क्या होता है, देखो, जैसे कि आपके पास अगर ये पिंक कलर में जो है, पहले ऐसा था आपका ये बार, ठीक है, आपने इसमें फोर्स लगाया, इसको खींचा, तो फोर्स जैसे ही लगाएंगे, इसको खींचेंगे, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये जो है अभी ऐसा दिखेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि इसका कुछ लेंथ तो बढ़ गई, क्या कुछ घटा, आप देख सकते हैं कुछ घटा यहाँ पर, हाँ बिल्कुल घटा, इसका डायमीटर घट गया, है ना। पहले कितना था, इतना था, इतना बड़ा डायमीटर था, अब घट के कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है। तो यही है आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। कितना होगा यहाँ पर, डेल्टा एल बाय एल, ये चीज तो पढ़ चुके हैं आप। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना होता है, चेंज इन लेंथ, फोर्स की डायरेक्शन में ही जितना लेंथ चेंज हुआ, डेल्टा एल बाय जितनी ओरिजिनल लेंथ थी वो एल। ठीक है। एक नया स्ट्रेन आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वो है लेटरल स्ट्रेन। वो क्या होता है, जैसे कि अभी हमने देखा कि डायमेंशन यहाँ पर चेंज हो रही है, तो कितनी डायमेंशन चेंज हुई अपॉन पहले कितनी डायमेंशन थी, वो होता है आपका लेटरल स्ट्रेन। क्लियर है। तो आपका जो पॉइजंस रेशियो होता है, वो होता है लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। समझ आया। तो लेटरल स्ट्रेन डेल्टा डी बाई डी, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल इक्वल टू एल डेल्टा डी बाई डी डेल्टा एल। ओके, इतना आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखिए, ये जैसे आपके पास एक वायर है, आपने इसको खींचा, तो अगर इसको खींचा तो आपने वर्क किया उसके इंटर एटॉमिक फोर्स के अगेंस्ट। तो इसके अगेंस्ट जब आप वर्क करेंगे, तो ये जो वर्क होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। ठीक है। उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो वही वर्क डन हमने निकाला कि वर्क डन इन इंक्रीजिंग लेंथ, लेंथ को इंक्रीज करने में कितना वर्क डन लगेगा। तो उसका फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम ऑफ वायर। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम ऑफ वायर। अब हमको पता है स्ट्रेस किसके इक्वल होता है, वाई इनटू स्ट्रेन, यंग मॉडुलस ऑफ। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने देखा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखा था, ये के के ही आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो किसके इक्वल होगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के। तो यही वैल्यू यहाँ हमने लिखा है, तो इसको पुट कर देनी है, स्ट्रेस इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन। तो इसकी इसकी जगह पर हम वाई इंटू स्ट्रेन कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर। तो वही चीज लिखा है हमने यहाँ पर, हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। अच्छा, अब एक चीज और पूछता है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम।
पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि यू से डिनोट करते हैं, वो कितना हो गया, वर्क डन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वायर। ठीक है, वॉल्यूम को इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या फॉर्मूला बचेगा, इतना बचेगा बस आपके पास। तो यही है वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, एक तो वर्क डन, नॉर्मल वर्क डन, और वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। वर्क डन के ये दो फॉर्मूले हो गए, और वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम के, जैसे आप इसको इधर ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो केवल ये वाली चीज बचेगी, तो उसी चीज का फॉर्मूला है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यही चीज हो जाएगी इक्वल टू, यहाँ से भी सेम चीज आप कर सकते हैं, तो क्या बचेगा, हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका, इतना थ्योरी था इस चैप्टर में। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो हमने थ्योरी पढ़ा है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है कि द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन वी रिमूव द अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, जो ओरिजिनल शेप को रिगेन कर ले तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। ओके, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, क्या इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स अप्लाइड ड्यू टू व्हिच द ऑब्जेक्ट कांट रिगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज एंड गॉट परमानेंटली डिफॉर्म इज कॉल्ड। देखो वही चीज है जो हमने देखा कि यहाँ पर हम अगर लगाएंगे इसमें फोर्स, ठीक है, तो अब ये कुछ डिफॉर्म हुआ, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, प्लास्टिसिटी बोलेंगे। बहुत इजी बेसिक से क्वेश्चन है और रिपीट कर रहे हैं आपके, ठीक है, आप देखेंगे रिपीट करेंगे काफी। द डिफॉर्मेशन कॉज्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू प्लास्टिसिटी इज कॉल्ड, उस डिफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या था, हमने थ्योरी में पढ़ा है, स्ट्रेस। ओके, ऑप्शन बी स्ट्रेस। The magnitude of stress is given by, आपको पता है स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि F by A, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की एसआई यूनिट क्या है, फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की होती है न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसी को क्या बोला जाता है, पास्कल, है ना। तो वही पूछा आपका, क्या होगी ऐसा यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल। तो आप जल्दी जल्दी में ए मत लगा दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन आपका पास्कल भी है, और सी में बोथ ए एंड बी, यानी कि बोथ ए एंड बी। ओके, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होगी, स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होती है, जैसे कि फॉर्मूला आपको पता है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स की होती है एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया की होती है एल टू। तो एल अगर टू माइनस में हो गया तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो ये किसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन बी के साथ। ओके, if the cylinder is stretched by two equal forces applied normal to its area, एक सिलेंडर है जिसको इक्वल फोर्स के साथ स्ट्रेच किया गया है, है ना, जो उसके एरिया के नॉर्मल है, एरिया वेक्टर नहीं बोला, एरिया बोला है, तो हम यही मान के चलेंगे, इधर इसके परपेंडिकुलर, है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉर्मल है इसके, इधर स्ट्रेच किया गया, तो उस केस में स्ट्रेस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेस, स्ट्रेस हो जाएगा आपका टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ सिलेंडर इज कंप्रेस्ड अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस, कंप्रेस, इस सिचुएशन में क्या है, कंप्रेस किया गया हो, तो सिलेंडर आपका ये रहा, आपने उसको किया है कंप्रेस, उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस, नहीं टेंसाइल तो खींचने वाले को कहता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ क्या होता है वो, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी, कैरिंग स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम, ए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में आपका लेंथ चेंज होती है ना, लेंथ तो लॉन्गिट्यूडिनल में ही होता है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जैसे इधर ये लेंथ चेंज हुई है ना, तो यहाँ पर आप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आप यहीं पर लगाएंगे। अब यहाँ पर जैसे ये है, वॉल्यूम अगर चेंज हुआ है तो यहाँ तो आप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या स्ट्रेस नहीं लगाएंगे, तो आपका लेंथ बोला गया है चेंज में, तो लॉन्गिट्यूडिनल ही होगा। ओके, तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप्ड ड्यू टू अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स इज, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, यानी कि ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स यानी कि कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि सपोज ये ऐसे था, पहले आपका ब्लॉक ऐसे था, अब क्या हुआ, उसमें आपने लगा दिया टेंजेंशियल फोर्स, तो उसके लगाने से क्या हुआ, ये थोड़ा सा खिसक गया, ऐसे ऐसे हो गया,
ऐसे हो गया, ये ऐसे। तो ये जो टेंजेंशियल फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स होगा पर यूनिट एरिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको आपको पता है टेंजेंशियल भी बोल सकते हैं और शेयरिंग दोनों बोल सकते हैं, यानी ए और सी दोनों होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोथ ए एंड सी, तो डी आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फेसेस टू सिलेंडर इज कॉल्ड। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ फेसेस टू द सिलेंडर, यहाँ पर क्या है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, ये है। अब इसमें क्या होगा, आपने लगाया फोर्स, जैसे कि इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, तो फोर्स इधर ये कौन सा होगा? टेंजेंशियल, लॉन्गिट्यूडनल, एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल होगा। और अब हम क्या बोलेंगे, शेयरिंग कब लगेगा? शेयरिंग तब लगता है आपका जब ऐसा कुछ हो, ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन में आप जब लगाएंगे फोर्स, तो तब आपका शेयरिंग होगा। लेकिन रिलेटिव यहां पर लगाया गया, अगर इस सिचुएशन में ऐसा लगाया गया है, तो यहां पर आपका जो होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, और इस सिचुएशन में जो लगाया जाए वो होगा आपका शेयरिंग। तो यहाँ पर रिलेटिव पूछा है उसने, रिलेटिव मतलब ये वाला बाय ये वाला, तो इस सिचुएशन में आपका ये कौन सा हो जाएगा? शेयरिंग स्ट्रेन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज, इज कॉल्ड चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। ये क्या है? पहले अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो ये क्या होगा? स्ट्रेस होगा, स्ट्रेन होगा? स्ट्रेन होगा, जाहिर सी बात है। कौन सा स्ट्रेन होगा? टेंसाइल या फिर वॉल्यूम? वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो आपका ये भी वॉल्यूम स्ट्रेन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, छोटे डिफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेस जो है प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। कौन सा लॉ है? हमने देखा ये है हुक्स लॉ, है ना, हुक्स लॉ है, जो क्या कहता है, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन आपका जो स्ट्रेन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक्स लॉ इज एन कौन सा? यूनिवर्सल लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, एट्रैक्टिव या फिर एम्पेरिकल लॉ? हमने ये भी थ्योरी में देखा है कि ये एम्पेरिकल लॉ है। द स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू यील्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज। अच्छा, यील्ड पॉइंट में जो स्ट्रेस होता है, यील्ड पॉइंट क्या होता है हम देखते हैं उसको यहाँ पर। यील्ड पॉइंट हमने ये देखा था, है ना, यहाँ पर बी। यहाँ पर ये जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी, यहाँ पर जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी, इसी इसी का नाम पूछा उसने कि कौन सा स्ट्रेस होगा वो। ओके, तो कौन सा स्ट्रेस होगा उसको हम यील्ड यील्ड स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ, उसको यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड एज। स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो को क्या बोलते हैं? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या ए आंसर? उसने ये नहीं पूछा कि कौन सा लॉन्गिट्यूडनल, ये सब नहीं बोला उसने, बस जनरली बोला स्ट्रेस टू स्ट्रेन, तो क्या हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑप्शन बी। अगर वो पूछता रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उस सिचुएशन में आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई हो जाता। ओके, द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल, जो अभी लास्ट क्वेश्चन देखा वो उसने पूछ भी लिया है, पर कौन सा होता है? उसको यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हमने फॉर्मूला देखा है, स्ट्रेस इज इक्वल टू के इनटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की कुछ ऐसा यूनिट नहीं होती है, कोई ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो यानी कि जो स्ट्रेस की ऐसा यूनिट होगी वही के की होगी। तो के स्ट्रेस की क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, और पास्कल। तो के की यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी यही होगी, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, यानी कि बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज मैक्सिमम फॉर। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है आपका स्टील के लिए, ठीक है, स्टील के लिए होती है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें, पेपर में आ सकते हैं। द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू कॉरेस्पॉन्डिंग शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग है ना, तो कौन सा आपका आएगा? शेयरिंग मॉडुलस। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ शेयर मॉडुलस। देखिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो कोई सा भी शेयर मॉडुलस बोले या यंग मॉडुलस बोले, कोई सा भी बोले, उसकी ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, यही रहेगी हमेशा। तो सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन।
shear modulus is maximum for tungsten. ओके ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। The ratio of hydraulic stress to corresponding hydraulic strain is, कौन सा होगा, shear या फिर यंग या फिर बल्क मॉडुलस। ये सब थ्योरी में डिस्कस कर रखा है, इसलिए हम यहाँ ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस, अभी हमने तुरंत देखा कि कोई सा भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो उसकी एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल ही होगी, तो यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज, बल्क मॉडुलस बी का रेसिप्रोकल हमने देखा था, फॉर्मूला क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी के इज इक्वल टू 1/b होता है, तो के आपका कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बल्क मॉडुलस इज मैक्सिमम इन, बल्क मॉडुलस किस में मैक्सिमम होता है, हमने देखा सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, उसके बाद होता है लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैस में। गैस में तो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा किस में होगा, सॉलिड में होगा, क्लियर है। द कंप्रेसिबिलिटी इज मैक्सिमम इन, कंप्रेसिबिलिटी आपका मैक्सिमम किस में होगा, कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला होता है 1/b। अब b सबसे ज्यादा होता है आपका किसमें, सॉलिड के लिए सबसे ज्यादा होता है, यानी कि k सबसे कम किस में होगा, सॉलिड में होगा, है ना। इसका उल्टा चल रहा है, तो ये जिसके लिए सबसे ज्यादा होगा k उसके लिए सबसे कम होगा, तो कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम पूछा है, ये सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, उसके लिए होगा जिसके लिए b सबसे कम होगा। b सबसे कम किसके लिए होता है, गैस के लिए होता है, तो यानी कि कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, गैसेस के लिए होगा, समझ आया। The strain perpendicular to applied strain is, तो strain जो perpendicular होगा applied strain के, यानी कि यहाँ पर एक तो इधर आपका strain हुआ है ना, और ये जब strain होगा यहाँ पर लेंथ इंक्रीज होगी, ये तो क्या होगा, इसकी लेंथ घटेगी थोड़ी सी, इसकी डायमीटर इसका थोड़ा घट जाएगा। तो वही पूछा है हम, वही पूछा है, हमने डिस्कस भी किया था, ये तो कौन सा होगा, उस स्ट्रेन को लेटरल स्ट्रेन बोला जाता है ना। लेटरल स्ट्रेन का आपको फॉर्मूला पता होगा, यहाँ डायमीटर में जो चेंज आया, डेल्टा डी बाय, ओके। इन केस ऑफ स्ट्रेच वायर द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेच वायर है, वही है पॉइजन्स रेशियो जो हम पढ़ भी चुके हैं। तो लेटरल स्ट्रेन यानी कि ये वाला स्ट्रेन बाय ये वाला स्ट्रेन, देखा था क्या बोलते हैं उसको हम, पॉइजन्स रेशियो, तो वही पूछा है डायरेक्टली, थ्योरी में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वायर में स्टोर होगी, कितनी होगी, हम देख चुके हैं फॉर्मूला, यू इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। अगर इस क्वेश्चन में बोला जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम को नीचे ले जाते, तो क्या बचता, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यही बचता आपका। हुक्स लॉ आपका वैलिड किसके लिए होता है, लीनियर पार्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जैसे कि आपको पता होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनता था, ऐसे बनता था, ये आपका ऐसा है, तो यहाँ से ए पॉइंट यहाँ होता था, उसके बाद ऐसा कुछ जाता था, बी यहाँ होता था, सी यहाँ होता था, और यहाँ से वैल्यू कुछ ऐसे बढ़ती थी और ऐसा हो जाता था, डी यहाँ, E यहाँ। तो ये पूछ रहा है कि हुक्स लॉ आपका कहाँ तक के लिए वैलिड होता है, हुक्स लॉ आपका केवल ये लीनियर पार्ट है ना, ये ओ से लेकर जो ए है केवल यही वैलिड होगा हुक्स लॉ, है ना, यानी कि लीनियर पार्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस एंड shear मॉडुलस आर लिमिटेड ओनली टू, अच्छा यंग मॉडुलस और shear मॉडुलस किसके लिए, केवल किसके लिए है, देखिए ऐसा है कि आपका अगर ये ब्लॉक है और दूसरा ऐसा बनाते हैं कुछ, यहाँ पर जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन देंगे उसको क्या बोलेंगे, यंग मॉडुलस, ठीक है। और यहाँ पर इस सिचुएशन में जो हम फोर्स वगैरह देंगे वहां पर हमारा होगा शेयर मॉडुलस। तो ये कह रहा है यंग मॉडुलस और शेयर मॉडुलस किसके लिए लग सकता है, सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, गैस के लिए, या बहुत बहुत ए एंड बी। आप क्या यंग मॉडुलस को, यहाँ पर तो आपके पास रॉड था, सिलेंडर था, अगर आपके पास गैस रहे तो क्या आप इसको ऐसा कुछ खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते ना, तो यंग मॉडुलस तो आपको गैस के लिए वैलिड ही नहीं है। लिक्विड के लिए वैलिड है, पानी है, इतना आपने किसी फॉर्म में पानी रखा है, पानी को क्या आप खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते, तो लिक्विड के लिए भी वैलिड नहीं है। किसके लिए वैलिड है केवल यंग मॉडुलस, केवल आपका ये
सॉलिड के लिए वैलिड है ना। तो यंग मॉडुलस और शेयर मॉडुलस केवल सॉलिड के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन है आपका, किसके पास है लार्जर वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस देन एलॉय एंड इलास्टोमर्स। तो किसके पास होता है यंग मॉडुलस की वैल्यू एलॉय और इलास्टोमर्स से ज्यादा, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, तो ये थे क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर में इतना, थैंक यू इस लेक्चर को देखने के लिए।